डॉक्टर परमीला वात्केल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से मेरा परिचय कराया और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ समन्वयक IQAC डॉक्टर गजेंद्र परते और प्राचार्य संरक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी जी को मैं सलाम करता हूँ। मुख्य संरक्षक हैं प्रोफेसर RP सिंह, क्षेत्रीय अति संचालक उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश। और हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विवेकानंद उपाध्याय ने बहुत अच्छी बातें कही है, मैं बहुत हद तक सुन भी रहा था और कुछ काम भी कर रहे थे। मेरे कॉलेज में नेटवर्क थोड़ा वीक था तो मुझे घर पे आना पड़ा। और आयोजन समिति में डॉक्टर उत्तम सिंह, विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र डॉक्टर मुनव्वर अली, रसायन शास्त्र प्रोफेसर जरीम अहमद, गणित विभाग श्री दिलीप शुक्ला जी, करीरा विभाग डॉक्टर मुकेश सिंह पॉलिटिकल साइंस के हैं, प्रोफेसर RP सिंह और प्रोफेसर मुकेश तिवारी, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी प्राचार्य हैं और प्रोफेसर गजेंद्र परते परामर्शदाता समिति के हैं सदस्य। मैं इन सब का नाम लेना उचित समझ रहा था। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और आप मेरा ये आपके कॉलेज में तीसरा संबोधन है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपने हमें बुलाया। और मैं ऊपर वाले की रहमत है, चूँकि मैं स्पीच ही देता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो कोई भी टॉपिक है उसको मैं इजीली टैकल कर लेता हूँ। और मेरे आमतौर पे बात करने का जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें करते हैं रिलेट करके। तो उसमें चूँकि हमारा बैकग्राउंड वैसा है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी टॉपिक को हम रिलेट कर लेते हैं ईजिली और बिल्कुल कंटेम्प्रेरी अंदाज में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। विशेषकर हमारे सामने यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं आप लोगों को, और जाहिर सी बात है आप भी हमें देख रहे होंगे। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, आप सब हाथ उठा करके बताइए, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो हाथ उठा करके बताइए। तो थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप एक भीड़ का हिस्सा हैं या सचमुच में आप इस टॉपिक पे, जो टॉपिक है वोकल फॉर लोकल एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट अमॉन्ग यूथ, मैं स्पेशली यूथ को सामने रख करके बात करना चाह रहा हूँ कि आज जो है मेरे ख्याल से ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद सिस्टम को क्रिएट करें, ना कि सिस्टम के हिस्सा बने। जैसे आमतौर पे स्टूडेंट जॉब का इंतज़ार करते हैं और वो सोचते हैं कि जॉब आएगी, सरकार चेंज होगी, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होगा, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होगा, कॉलेज बनेंगे, विभाग बनेगा, टीचर आएंगे, कोचिंग में जाएंगे, ये सारे एक्सक्यूज है। ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है, चेंज सिर्फ आपको होना है। अगर आप चेंज के लिए तैयार हैं, जिन लोगों ने जिंदगी में परिवर्तन किया है, जिन लोगों ने कुछ डिफरेंट किया है, ये वोकल फॉर लोकल किया है, वो लोग किसी का इंतजार नहीं कर रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वो स्पिरिट, और जिस स्पिरिट की हम यहाँ बात करें, स्पिरिट अमॉन्ग यूथ, वो स्पिरिट जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक हम उस काम को नहीं शुरू कर सकते हैं। आपने देखा होगा हजारों विद्यार्थी हैं, कोचिंग जाते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ विद्यार्थी सक्सेसफुल होते हैं। सेम स्टोरी यहाँ पे भी रिपीट होती है। थोड़ा सा मैं अपने लेक्चर के एक पार्ट को 20-25 मिनट, 15-20 मिनट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा आपको। आप पूरा सुनेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। उसके बाद कुछ हम बात करेंगे कि कैसे रियली इसमें काम किया जा सकता है, क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ। वोकल फॉर लोकल का मतलब आपके पास जितने भी साधन हैं उस साधन से आप शुरू करेंगे, इंतज़ार नहीं करेंगे सरकार का,
इंतज़ार नहीं करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम का, इंतज़ार नहीं करेंगे उस सिस्टम को चेंज होने का, इंतज़ार नहीं करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम का, इंतज़ार नहीं करेंगे बैंक का। 100 साल पहले क्या लोग बैंक का इंतज़ार करते थे? जहाँ है जैसे है वहीं से काम शुरू करना है। अगर आपके पास जो भी स्थिति है, मैं कई सारे उदाहरण भी आपको दूंगा इस क्रम में। तो ये है कि स्पिरिट अमंग यूथ पे हमारा फोकस है कि कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप लागू किया जाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मैं परमीला जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये कंटेम्प्रेरी है, बहुत अच्छा है। कभी आपने अपनी माँ को कहते हुए सुना है, बेटा वो पास वाले शर्मा जी के दुकान से ही लाना, वही भरोसेमंद है। सोचिए, वो माँ सिर्फ सामान नहीं खरीद रही होती है, वो विश्वास खरीद रही होती है। यही भावना है, ये इमोशन है लोकल का। अब कल्पना कीजिए अगर 140 करोड़ भारतीय ये सोच ले कि हम अपने देश के प्रोडक्ट पर भरोसा करेंगे, उन्हें अपनाएंगे और उन्हें दुनिया तक पहुंचाएंगे, तो भारत को किसी और की जरूरत होगी क्या? हाँ या ना में आंसर कीजिए। क्या ऐसी स्थिति में भारत को किसी और की जरूरत होगी? यस और नो? नो, भारत अकेले इंडिपेंडेंट है। और इतिहास से आज तक हम देखें, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना 1905 में बंगाल स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ था, चरखे से आत्मनिर्भरता का जन्म हुआ। महात्मा गांधी जी कहते थे, देश की सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब उसके गांव आत्मनिर्भर होंगे। आज वही विचार आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के रूप में 21वीं सदी में फिर से जाग उठा है। फर्क बस इतना है, अब आत्मनिर्भरता हाथ के चरखे से नहीं, दिमाग और डिजिटल ताकत से बन रही है। अब इंटेलिजेंसी का आत्मनिर्भरता चाहिए, डिजिटल आत्मनिर्भरता चाहिए। युवा उद्यमशीलता एक नई क्रांति की ओर है। भारत की औसत आयु केवल 28 वर्ष है, यानी भारत दुनिया का सबसे युवा देश। पहले कहा जाता था पढ़ लिख कर नौकरी करो, अब कहा जा रहा है पढ़ लिख कर कुछ अपना बनाओ, कुछ क्रिएट करो। यानी जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर तक का सफर, यह नया भारत है। यहां युवा रिस्क लेने से डरते नहीं है। और आपको पता सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या होता है? फियर होता है किसी भी काम को स्टार्ट करने का। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है फियर होता है और डाउट होता है। तो आज का युवा जो है ना, फियर से आउट है, बल्कि इनोवेशन से भविष्य बनाता है वो युवा। इन युवाओं में डर बहुत कम है, पहले के युवाओं में डर बहुत होता था। मैं एक स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। अमन गुप्ता है एक, कुछ साल पहले हर कोई एप्पल, JBL, सोनी ईयरफोन खरीदा करता था। हर व्यक्ति, भारतीय बाजार विदेशी ब्रांड से भरे हुए थे। लेकिन दिल्ली का एक नौजवान अमर गुप्ता ने यह समझा, भारत का युवा अपनी भाषा और बजट दोनों में अलग सोचता है। उसने शुरू किया बोट कंपनी, BOAT। आप लोगों ने नाम सुना है बोट कंपनी का? यस और नो? यस और नो? बोट का नाम सुना है? उसने कहा हम लग्जरी नहीं लाइफ स्टाइल बेचेंगे, वो भी मेड इन इंडिया। अब बोट न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के टॉप 5 वियरेबल ब्रांड्स में से है। उसने वोकल फॉर लोकल को ग्लोबल फॉर लोकल में बदल दिया। तो आप ये समझिए, पहले हम लोग सिर्फ सोनी का इस्तेमाल करते थे, सैमसंग का इस्तेमाल करते थे, अब बोट का इस्तेमाल करते हैं। ये लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक दूसरा रियल स्टोरी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो है एक लेडी है गजल अलग। गजल अलग मामा अर्थ की संस्थापक है। गजल अलग एक साधारण मां जो अपने बच्चे के लिए सेफ प्रोडक्ट खोज रही थी। हर जगह लिखा मिला मेड इन USA, मेड इन फ्रांस।
और उसने सोचा क्या भारत में ऐसा कुछ नहीं जो सुरक्षित और प्योर हो। उस दिन से शुरू हुआ मामा अर्थ। घर की रसोई से शुरू हुआ ब्रांड इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब रिव्यू और डिजिटल एड्स के जरिए घर घर पहुंचा। ये मामा अर्थ का नाम सुना है आपने? अगर सुना है तो यस लिखिए। मामा अर्थ का नाम सुना है? आज मामा अर्थ, क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? तो बच्चों से बोलिए वो प्रतिक्रिया करें, उसको ऑन कर दीजिए फॉर ए शॉर्ट मोमेंट। मामा अर्थ का नाम सुना है और बोट का नाम सुना है आपने? ये वोकल फॉर लोकल है। आज मामा अर्थ की वैल्यूएशन 12,000 करोड़ रुपया है। गजल अलक ने दिखाया है मां सिर्फ घर नहीं संभालती, वो ब्रांड भी बना सकती है। तो ये मामा अलक की कहानी है, जो घर में रह करके और एक क्या कहते हैं, एक हाउस वाइफ थी और उसने इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट कर दिया, वो भी वोकल फॉर लोकल की अवधारणा पे। एक तीसरा रियल लाइफ स्टोरी मैं आपको बताता हूं। रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स के मालिक, उड़ीसा का 19 साल का लड़का, एक सस्ता और साफ होटल खोजते खोजते थक गया और तब उसने सोचा अगर मैं परेशान हूं तो बाकी लोग भी होंगे, तो क्यों न मैं इसका हल तलाश करूं। उन्होंने शुरुआत किया ओयो रूम्स। छोटे होटलों को टेक्नोलॉजी दी, स्टैंडर्ड बनाया और एक ब्रांड बना दिया। आज ओयो 100 से ज्यादा देशों में है। रितेश अग्रवाल कहते हैं आत्मनिर्भर भारत का मतलब है समस्या देखकर रुकना, रुकना नहीं। जब आप समस्या देखते हैं तो रुकना नहीं है, बल्कि उसका समाधान जब आप ढूंढने लगते हैं, वह समाधान आपके इर्द गिर्द ही मिल जाता है। एक स्टोरी और मैं शेयर करना चाह रहा हूं। एक है बनारस का, एक स्टोरी है फूल.com आप कह सकते हैं। एक वेबसाइट है, बनारस के मंदिरों से रोज टनों फूल गंगा में फेंका जाता था। एक युवक अंकित अग्रवाल ने देखा इन फूलों से नदियां गंदी हो रही है। उसने सोचा अगर इन्हीं फूलों से कुछ नया बनाया जाए, और वहीं जन्म हुआ फूल.com। आज के फूलों से ऑर्गेनिक इनकम स्टिक, परफ्यूम्स और इस तरह के इतर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं। आज उनका ब्रांड यूएसए, जापान और यूरोप तक जा चुका है। जहां लोग कचरा देखते हैं, वहीं एक उद्यमी अवसर देखता है। तो आप देखिए किस तरह से कचरे से उन्होंने अवसर को क्रिएट कर दिया। एक और स्टोरी पेपर बोट की मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 2 भारतीय युवाओं ने सोचा विदेशी कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा रिफ्रेशिंग तो हमारे घर की आम पन्ना और जलजीरा है। बस यहीं से आइडिया आज पेपर बोट का आइडिया आया और जलजीरा का आया। जलजीरा पिया है आप लोगों ने? आप सबने जलजीरा पिया होगा। ये लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर लोकल है जलजीरा, उससे बड़ा उदाहरण नहीं है। और वो युवा नौकरी की तलाश में था, पंजाब का, बहुत परेशान था और 4 दोस्त थे, तीन चार दोस्त थे, परेशान थे वो लोग के क्या करे। एक दोस्त ने कहा कि मैं एक शरबत बनाता हूं, तुम आओ मेरे घर पे, देखो कैसा है। तीनों दोस्त को बुलाया और कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। तो कहा कि मैं इसको सेल करना चाह रहा हूं, हम लोग मिल करके इस काम को करते हैं। तो उन्होंने लोकल में बोतल का ऑर्डर किया और फिर उसका स्टिकर वगैरह का ऑर्डर किया, बहुत छोटे लेवल पे, कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बोतल खरीद सके। और पंजाब के लोकल छोटे शहर होते हैं, पहले उस पर उन्होंने ट्रायल किया और वो आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आखिर क्यों शुरुआत नहीं करते हैं, मैं आगे बताऊंगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, दिक्कत क्या आती है, थोड़ा उसको हम समझेंगे।
तो इनका मिशन था कि हर बोतल में चाइल्डहुड मेमोरीज भरना, हर बोतल में ऐसी यादें हों। पेपर बोट ने नॉस्टैल्जिया को बिजनेस बना दिया, ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक्स को मॉडर्न पैकेजिंग में दुनिया तक पहुंचा दिया। जीरा का टेस्ट लग रहा था कि एकदम घर का टेस्ट है। ये है असली वोकल फॉर लोकल। ये सारी चीजें मतलब हो रही है। और इधर एक तरफ हमारे जो युवा हैं, एक बड़ी तादाद युवाओं की को क्या कर रही है, वो डिपेंडेंस है सिस्टम पे, और एक तरफ जो युवा है वो क्या कर रही है, वो क्रिएट कर रही है सिस्टम को। तो बस इसको समझना है कि क्रिएट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कैसे होता है। और एक प्रकार का जो युवा है वो बस निर्भर है वो सिस्टम पे, सरकार पे, इकोनॉमिक पॉलिसी पे, पॉलिटिकल पॉलिसी। एक युवा जो है ना पॉलिसी बना रहा है वो अपने सिस्टम का, और सरकार उनकी बातों को मान रही है। तो किस तरह से ये चीजें काम कर रही है, तो युवाओं के लिए बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है। ये युवा को इस बात को समझने की जरूरत है कि किसी भी चीज को अगर हम अच्छी नीयत से शुरू करें तो मुझे नहीं लगता है कि आप जलजीरा जैसे ब्रांड आप भी तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान है ये सब, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। उनके लिए क्या क्या फैक्टर है वो थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटिंग जो है आज के डेट में एक नया हथियार हुआ है। आप सवाल ये उठता है कि लोकल ब्रांड ने ग्लोबल आइडेंटिटी कैसे बनाई, तो सबसे पहला उसका उत्तर होगा हमारी नज़र में डिजिटल मार्केटिंग। हर युवा को आज अगर आपको वोकल फॉर लोकल करना है तो डिजिटल मार्केटिंग पे आपको सोशल मीडिया ब्रांडिंग आपको करनी होगी। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट, फेसबुक एड्स, यही नए वोकल फॉर लोकल के लिए चरखे हैं। आज के अगर नए चरखे अगर हम कहें कि आज के डेट के लिए चरखा क्या है, तो आज का चरखा है इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक पोस्ट, फेसबुक एड्स। इस चरखा को इतना सिस्टमेटिक और साइंटिफिक चलाओ। पहले अपना प्रोडक्ट की शुरुआत करो, उसमें भी थोड़ा हम आपको फिलोसफिकल व्यू आपको बताएंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को कैसे आप शुरू करते हैं, उसके लिए कितना हिम्मत चाहिए, क्या चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है, क्योंकि आप ये देखो कि बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग और बहुत ही कम नंबर लाने वाले लोग दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा काम कर गए हैं। वो मैं आगे बताऊंगा वो कौन लोग हैं, उनका नाम आप भी जानते हैं और मैं भी बताऊंगा। तो एक क्रिएटिव रील, एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके लोकल प्रोडक्ट को वायरल कर सकती है। उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सेलिब्रिटीज का दौर खत्म हो गया। कंटेंट क्रिएटर ब्रांड बनाते हैं। एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर विलेज प्रोडक्ट को नेशनल ब्रांड बना देता है, उसको पकड़ना पड़ता है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको उसके लिए पकड़ना पड़ता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट आप अमेजन से सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से सेल कर सकते हैं, मीशो से सेल कर सकते हैं। भारत के गांव-गांव तक मार्केटिंग का माध्यम बन चुका है अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो। पहले इन सब का सहारा लेकर के आपको सीधे धीरे धीरे चलना पड़ेगा, फिर आपको पैरेलल एक अपनी व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। गूगल सर्च पर बेस्ट इंडियन प्रोडक्ट लिखते ही अगर आपका नाम आता है तो आपका लोकल ऑलरेडी ग्लोबल बन चुका है, समझ लीजिए। अब वही है कि उस चरखे का इस्तेमाल कितना प्रोफेशनल तरीके से आप करेंगे कि आपका रील वायरल हो। रील वायरल होने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कंसिस्टेंसी, साइंटिफिक टेम्परामेंट। वायरल सिर्फ कंसिस्टेंसी से होता है, कंसिस्टेंसी से जादू होता है, जादू। अगर आपको जादू करना है तो कंसिस्टेंसी को पकड़ लीजिए। और गवर्नमेंट स्कीम का भी सपोर्ट मिलता है। सरकार ने भी युवाओं के लिए बहुत सारे रास्ते खोले हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया मिशन। आसान रजिस्ट्रेशन है और टैक्स बेनिफिट मिलता है इसमें, इन सब में टैक्स का बहुत बेनिफिट मिलता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया के अंतर्गत सपोर्ट मिलता है। पीएम मुद्रा योजना, बिना गारंटी लोन मिलता है। स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग, डिजिटल इंडिया कैंपेन, हर गांव तक इंटरनेट और टेक्नोलॉजी। सरकार का संदेश साफ है कि हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाना है और टेक्नोलॉजी पहुंचाना है और युवाओं को फायदा पहुंचाना है।
युवा रोजगार नहीं मांगेगा, अब रोजगार देगा। लेकिन सवाल ये है कि ये कहने से तो नहीं हो जाएगा, हमारे लेक्चर से तो नहीं होगा, तो आखिर इसके लिए क्या करना है ये मैं बताऊंगा लास्ट में। गांव से शहर तक की एक नई कहानी क्रिएट होती है। आप एक छोटी सी कहानी में आपको बताऊं कि थोड़ा समझो कि एक गांव चलते हैं, बिहार के दरभंगा जिले की एक रिंकी देवी है। हर दिन मधुबनी पेंटिंग बनाती थी रिंकी देवी। ये सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी बताता हूँ। और 100-200 रुपए में मुश्किल से उसे मिलते थे। तो क्या हुआ, उसके साथ एक घटना घटी। एक दिन उसकी बेटी ने कहा कि माँ इसे इंस्टाग्राम पे डालो। वो 100-200 रुपया का बेचती थी पेंटिंग। धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़े, ऑर्डर आने लगे। अब रिंकी देवी इट्सी पर मिथिला आर्ट वर्ल्ड नाम से ब्रांड चलाती है। मिथिला आर्ट वर्ल्ड हर महीने 30-40 हजार रुपया कमाती है। और अब गांव की 10 महिलाएं उनके साथ जुड़ गई हैं। सब लोग 30,000-40,000 गांव में बैठ करके कमा रहे हैं, जहां पे डेली का वो 1-2 पेंटिंग बेचती थी 100-200 रुपए का। अब आप अंदाजा कीजिए। और कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे वायरल करके। पहले कला घर तक थी, अब कला घर चलाती है। पहले कला थी कि भाई शादी ब्याह होता था तो लोग कुछ कुछ बना लेते थे, लेकिन अब क्या है, उसको बनाते हैं और रील पे रखते हैं, वायरल करते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि उद्यम बन जाता है। अब आइए असम के तेंजिन की कहानी सुनते हैं। असम के तेंजिन हाथ से बुने शॉल बनाते थे, पहाड़ों में रहते थे, मार्केट बहुत दूर था। किसी ने उन्हें डिजिटल इंडिया स्कीम की ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताया। उन्होंने सीखा इंस्टाग्राम स्टोर कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कैसे लेते हैं। अब वो हर महीने 300 से ज्यादा ऑर्डर भेजते हैं। उनका ब्रांड हिमालयन थ्रेड है। पहाड़ वही है, लेकिन अब हर घर तक उनका धागा पहुंच रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कैसे? वो उन छोटे छोटे चरखों से हो रहा है। और केरल की एक लड़की है दिव्या मेनन, जिन्होंने अपने घर के कोकोनट से ऑर्गेनिक ऑयल और सोप बनाना शुरू किया। मैं दिल्ली में, मैं आपको ये बताऊं कि अभी मैं पिछले दिनों दिल्ली गया था, 3-4 दिन पहले आया हूं। तो हमने देखा कि एक वहां पे छोटा सा कारखाना है, जहां पे उसने हर तरह के मसाले बना रहे हैं। तेल की पिराई होती है, कोकोनट ऑयल, जितने प्रकार के 5-7 प्रकार के तेल थे, सरसों तेल, नारियल तेल, और जितने भी 5-6 प्रकार के तेल, जो मतलब असंभव टाइप का लगता है, वो सारे तेल वहाँ पे पेरते हैं। और उनकी दुकानें मैंने देखा है, मैंने उनसे बात भी की। 1-2 साल में उनका ग्रोथ काफ़ी हुआ है, अब दुकान में भीड़ रहती है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि, और वो जो दिव्या जिसकी बात मैं कर रहा था, कोकोनट से ऑर्गेनिक ऑयल और सोप बनाना भी उन्होंने शुरू किया। पहले लोकल मार्केट में बेचती थी, फिर मीशो और अमेजन से ऑनलाइन वो काम करती है। तो अब उनका ब्रांड जो है ना, कैरेको नेचुरल्स, हर महीने 50,000 से अधिक सेल कर रहा है। 50,000 से अधिक सेल कर रहा है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं। गांव की सुगंध अब दुनिया तक पहुंच रही है। गांव का तेल, गांव की खुशबू, ये तीनों कहानियां क्या कहती है? डिजिटल इंडिया ने गांव को केवल इंटरनेट नहीं दिया, आइडेंटिटी दी है। तो मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाइए। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बेहतरीन। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आपके लिए ये सिर्फ एक कहानी न बन जाए। दिव्या की कहानी, मेनन की कहानी, और बहुत सारे लोग हैं उनकी कहानी, रियली हम इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि इनके लिए, इनमें चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या है, और उनका हल क्या है। चैलेंजेस क्या है? देखिए, फंडिंग की कमी, डिजिटल नॉलेज की कमी, और फॉरेन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप कोई प्रोडक्ट ऐसा अगर आप ढूंढते हैं जो जिसका प्रोडक्ट जो है ना हर जगह पे है, पूरी दुनिया में है, तो आपका कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स पे आप ध्यान दीजिए, लोकल मेंटरशिप, बहुत सारे लोग लोकल में सिखाने वाले होंगे, बाय लोकल शेयर ग्लोबल कंटेंट। ठीक है, तो ये सब आत्मनिर्भर भारत का एक नया चेहरा है ये, कि लोकल खरीदिए और
उसको ग्लोबल बनाइए। आज वोकल फॉर लोकल सिर्फ सरकारी नारा नहीं रहा, ये भारत के युवाओं का पहचान बन गया है। हर वो युवा जो अपने आइडिया पर भरोसा करता है, हर वो महिला जो घर के हुनर से ब्रांड बनाती है, हर वो किसान जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से दुनिया बदल रहा है, वो सभी आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और वो सब लोग आत्मनिर्भर भारत में मदद कर रहे हैं। जब तुम अपने लोकल पर गर्व करोगे, तब दुनिया तुम्हारे लोकल को ग्लोबल बनाएगी। तो पहले आपको खुद आगे आना पड़ता है। बी लोकल फॉर लोकल, बी प्राउडली इंडियन, बी सेल्फ रिलायंट। तो ये बहुत जरूरी है। आगे मैं बताऊंगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। थोड़ा सा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन देने वाला हूं। आप में से कितने लोग हैं, थोड़ा आप में से कितने लोग हैं जो सचमुच में चाहते हैं जिंदगी में कुछ नया करना? हाथ उठा के बताइए। आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे किया जाए? तो तैयार है आप लोग? तो मैं आपको ये बताऊं, देखिए, हम सबके पास, इंसानों के पास एक खास बात यह है, इंसानों के पास कितनी ताकत है इसका अंदाजा नहीं। इंसानों के पास कितना पोटेंशियल है आज तक इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया। न्यूटन ने बहुत कम पोटेंशियल का इस्तेमाल किया और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब उन्होंने नियम बना दिया, इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए। एडिसन ने सिर्फ 3 महीना स्कूल में पढ़ाई की, सिर्फ 3 महीना। कितने महीना? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। हेनरी फोर्ड, एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति, जिसने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी का सपना देखा, और वो एक गरीब आदमी भी था और अनपढ़ भी था। तुम्हारे साथ तो कम से कम यह है कि पढ़े लिखे हो। कुछ महीने हेनरी फोर्ड गया था स्कूल, बस। उसी तरह कुछ महीने एडिसन 3 महीने गया था स्कूल। इनके अंदर खास बात क्या थी? हेनरी फोर्ड ने एक सपना देखा कि गाड़ी को बिना जानवरों के चलाना है, और उन्होंने वहीं से प्रारंभ कर दिया अपना काम, जहां से उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया कि जब मेरे पास बहुत सारे साधन होंगे तब मैं ये काम करूंगा, और वो काम उन्होंने वहीं से प्रारंभ कर दिया, और आज पूरी दुनिया उनके पहियों पे चल रही है, हेनरी फोर्ड के। हेनरी फोर्ड ने दुनिया में जितनी कार चला दी, उतनी आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं चलाई। एक व्यक्ति का नाम है मार्कोनी। मार्कोनी का नाम सुना है आप लोगों ने? हाथ उठाइएगा। मार्कोनी का नाम सुना है? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी ने अपने दोस्तों से कहा, लोगों से कहा कि मैं कैसे यंत्र का आविष्कार करना चाहता हूं जो हवा में संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। तो सभी दोस्त उस समय उनको ना साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। आपको बहुत ताज्जुब होगा ये जान करके। साइकेट्रिस्ट के पास ले गए और कहा कि भाई ये अजीब तरह की बात करते हैं। साइकेट्रिस्ट को भी बात नहीं समझ में आ रही थी, और उनको एक जगह पे बंद कर दिया, मार्कोनी को। और उस मार्कोनी ने, और उन मार्कोनी के सपनों का आज परिणाम ये हुआ कि आज हमारे पास मोबाइल है। शुरुआत मार्कोनी से है। रेडियो नहीं होता तो मोबाइल नहीं होता, थ्योरी वही है। आज हमारे पास टीवी है, मोबाइल है, ये सारी चीजें हैं। ऐसे ऐसे लोग जो गरीब भी हैं और अनपढ़ भी हैं, जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये पैदा होता है कि हमसे तो होता नहीं, हम तो बस ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, टीईटी, बीएड, एसएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहीं तक सीमित हैं। इसमें एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, आप चाहे कोई भी पोस्ट अचीव कर लिए हैं, आप कभी भी उद्यम स्टार्ट कर सकते हैं। और इतना अच्छा प्रोग्राम जब आपने शुरू किया, तो मैं व्यवहारिक बातें आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें कोई भी व्यक्ति, अब आप हमें ये बताइए, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर हैं, तो आप सरकार का एक यूनिट है, एक पार्ट है। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि आप ही खुद एक सिस्टम बना दें? स्टूडेंट के लिए तो मैसेज है, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए। आप इंजीनियर बनकर के एक इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति का जिसका नाम था कार्नेगी।
जिस तरह से बिल गेट दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था अमेरिका का उससे पहले सबसे अमीर आदमी था एंड्रियो कार्नेगी। एंड्रियो कार्नेगी का नाम सुना है? एंड्रियो कार्नेगी एक कारखाने में, ध्यान से सुनिएगा, लोहा पीटता था। क्या करता था? लोहा पीटने का काम करता था। और लोहा पीटने का काम मजदूर करता सबसे निचले स्तर पे था एंड्रियो कार्नेगी बहुत अच्छा मजदूर था। उसका एक प्रमोशन कर दिया और वो बन गया लोहा पीटने वाले का सुपरवाइजर। और वो और अच्छा काम किया, उसको बना दिया सुपरवाइजर का भी सुपरवाइजर, एक पोस्ट और ऊपर कर दिया। फिर उसको कुछ दिन के बाद उस कंपनी ने उसको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। और वो व्यक्ति जो कि स्कूल गया ही नहीं था, जाहिल था, लोहा पीटता था, उसके बाद उसको कंपनी का मैनेजर बना दिया, पढ़ा लिखा नहीं था। एंड्रियो कार्नेगी ने सोचा अपने मन में कि मैं एक अनपढ़ व्यक्ति और मैं लोहा पीटने के लिए आया हूं कंपनी में, लोहा पीटते पीटते मैं मैनेजर बन गया, तो क्या मैं कंपनी नहीं खोल सकता हूं? एंड्रियो कार्नेगी इतना बड़ा हो गया कंपनी में काम करते हुए अपने इंटेंशन की वजह से, एंड्रियो कार्नेगी ने उसी कंपनी को खरीद लिया। और एंड्रियो कार्नेगी अमेरिका का 1/3 पार्ट स्टील प्रोडक्शन करता था, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। कौन? जो सबसे जाहिल और गरीब आदमी था, अनपढ़ व्यक्ति। और हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच असल में स्थिर हो जाती है। हम एक बार कोई पोस्ट ले लेते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो हम उसको स्टैटिक मान लेते हैं, यही अपना मतलब भाग्य है। ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों मैं आपको स्टोरी सुना सकता हूं। अब करना क्या है, इतनी बात आप समझ गए। एक दो और कहानी आपको सुना देता हूं छोटा मोटा। एक आईएएस, सबसे कम उम्र का आईएएस भारत में कौन है, उसका नाम आप लोगों को पता है? जिसने सबसे कम उम्र में आईएएस क्वालिफाई किया, उस लड़के का नाम है अंसार शेख। अंसार शेख के पिता क्या है? रिक्शा चलाते हैं। कौन सी रिक्शा? बैटरी रिक्शा नहीं, पांव वाला। और रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस में सबसे कम उम्र में आईएएस में सिलेक्शन हुआ। थिंक अबाउट इट, जस्ट सोचिए, सिर्फ कुछ नहीं करना। पेपर बेचने वाला लड़का डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, पायलट ऑफिसर बनना चाहते हैं, नहीं होता है सिलेक्शन। तो जाकर के रोते नहीं और सोचते नहीं कोई क्लर्क वाली नौकरी ले लेंगे और कुछ कर जाएंगे। एक तरफ ये लोग हैं, न्यूटन है, आइंस्टीन है, एडिसन है, ब्रिजस्टोन है, हेनरी फोर्ड है, और ये सब लोग हैं हमारे, जितने एग्जाम्पल हमने आपको दिए। और दूसरी तरफ हम हैं जो सिस्टम का एक छोटा सा, वो क्या बोलते हैं, आप चेस खेलते ना, उसमें प्यादा बनना चाहते हैं, प्यादा। हम सिस्टम क्यों नहीं क्रिएट कर? ये लोकल फॉर वोकल आपको बता रहा है कि आप सिस्टम क्रिएट करो। अब सिस्टम क्रिएट होगा कैसे? हम में उतनी हिम्मत नहीं है सर, कैसे होगा बताइए ना। मैंने आपको सबसे पहले कहा था, इंसानों में कितनी ताकत है इसका अभी तक अंदाजा नहीं हुआ है। एक इंसान नरेंद्र मोदी हो सकता है, एक इंसान डॉक्टर अब्दुल कलाम हो सकता है, एक इंसान बिल गेट्स हो सकता है, एक इंसान एंड्रियो कार्नेगी हो सकता है, एक इंसान आइंस्टीन हो सकता है, न्यूटन हो सकता है, और एक इंसान जो चपरासी भी नहीं बनने के लायक है, उसके लिए भी रात दिन मेहनत कर रहा है, 8 साल से कोचिंग जा रहा है। एक इंसान 6 साल से कोचिंग जा रहा है ग्रुप सी की तैयारी करने, एक वो भी इंसान है। एक अनपढ़ व्यक्ति हेनरी फोर्ड भी है और एक वो भी है, तो अंतर कहां पे आता है? इसका मतलब पोटेंशियली सेम है। थोड़ा सा मैं आपको, साइंस ने साबित किया है कि हम लोग ब्रेन के लेवल से एक जैसे, हमारा ब्रेन एक होता है। आइंस्टीन का ब्रेन कमजोर था, एडिसन का ब्रेन कमजोर था, इनको स्कूल से निकाल दिया गया। आपका उतना कमजोर नहीं है, आपको स्कूल से नहीं निकाला गया तो आप तो उनसे आगे निकलते।
तो ब्रेन हमारा एक जैसा होता है। ये न्यूरोलॉजिकल साइंस प्रूफ करती है कि हमारा ब्रेन हर इंसान का एक जैसा होता है। ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे समझिए कि हमारा ब्रेन जो है ना हार्डवेयर है और इसमें सॉफ्टवेयर है। जैसे आपको लैपटॉप दिया जाए सारे कॉलेज के स्टूडेंट को सपोज के एक एक लैपटॉप दिया जाता है, और आप ये पाइएगा कि पूरे कॉलेज में मात्र 2 स्टूडेंट ऐसा होगा जो 1 साल के बाद 1 लाख पर मंथ उस लैपटॉप की मदद से कमा रहा होगा। बाकी 99.99% स्टूडेंट कोई वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे, फिल्म देख रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, लैपटॉप को देख के खुश हो रहे होंगे कि मुझे लैपटॉप मिल गया। बाकी 2 स्टूडेंट 1 लाख पर मंथ 1 साल के बाद कमा रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा। लैपटॉप तो सेम है, एम आई राइट? लैपटॉप एक है या अलग अलग है? एक है लैपटॉप, लेकिन रिजल्ट अलग अलग कैसे? तो यह समझने की जरूरत, लैपटॉप में पोटेंशियल बहुत है। तो हम इंसानों के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अभी तक नापा नहीं गया है कि क्या बन सकता है। न्यूटन भी बन सकता है, आइंस्टीन भी बन सकता है, और अभी मतलब जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए उन सब से आप बहुत बड़े बन सकते हो, और ग्रुप सी की भी तैयारी और चपरासी की भी कर सकते हो। अब इसमें क्या है, हमें जरूरत पड़ती है प्लानिंग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं आप थक भी गए हैं और हमारे लिए 10 मिनट टाइम बचा हुआ है, लेकिन मैं चूंकि ये लास्ट है तो मैं प्लानिंग बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं, और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको जरूर इससे बहुत फायदा होने वाला है। ये लेक्चर आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्लानिंग में देखो, आप अपने दिमाग में अभी अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप जो है ना 4 खाने बना लो, 4 बॉक्स बनाओ। सबसे पहला बॉक्स पोटेंशियल, नहीं है तो दिमाग में बनाओ, पोटेंशियल का एक बॉक्स बनाओ। एक होता है पोटेंशियल का मतलब ताकत, और दूसरा होता है एक्शन प्लान, और तीसरा होता है रिजल्ट, और चौथा होता है एटीट्यूड। ये चारों चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आपकी प्लानिंग में देखिए, पोटेंशियल आपके पास बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा? डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह, न्यूटन की तरह, आइंस्टीन की तरह, एडिसन की तरह। लेकिन आप उसको खर्च करना नहीं जानते हो। वो कैसे होगा? वो अगर आपने सिर्फ प्लान बना लिया, एक्शन किया और एक्शन पे अमल किया और रिजल्ट आपका खराब आ गया, तो आगे जो आप प्लान बनाएंगे आप मायूस हो जाएंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, आपकी फीलिंग अच्छी नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज बताइए, कोई भी बच्चा कोई काम करता है, सपोज कोई भी काम करता है, चाहे एग्जाम दे रहा है, चाहे कोई भी काम कर रहा है, और वो काम बहुत मेहनत से कर रहा है, लेकिन वो काम मेहनत से करने के बाद भी चल नहीं रही है दुकान, तो क्या वो आगे खुश रहेगा? कैसा फील करेगा? जाहिर सी बात है, बहुत बुरा फील करेगा, बहुत दुखद फील करेगा। ऐसा क्यों फील कर रहा है? क्योंकि उसका रिजल्ट खराब आ गया है। सब एक्शन अच्छा लेगा या बुरा लेगा? बहुत मन से एक्शन नहीं लेगा। अब दुकान में बहुत मजे से नहीं बैठेगा जैसे बैठता था। लेकिन इन सब के पीछे की जो वजह है फीलिंग्स, और वो है एटीट्यूड से आती है। तो सबसे पहले आपको अपनी नीयत को टटोलना पड़ेगा। आपको सही एटीट्यूड के साथ काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि आप ये क्यों कर रहे हो। समझो इसको अच्छे से, ये वाई की फिलॉसफी है। आप वोकल फॉर लोकल क्यों कर रहे हो? आप यूट्यूब क्यों कर रहे हो? आप इंस्टाग्राम क्यों कर रहे हो? आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो? सपोज के आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आप जो है क्यों का आपका जो आंसर है वो बहुत ही वेग और कंफ्यूज्ड होता है। आप कहेंगे कि एक अच्छा पोस्ट चाहिए, आप कहेंगे, एक्चुअली आपका क्यों का सही आंसर नहीं होने की वजह से, मैं आपको समझा दूं, आपका वाई और आपकी पोटेंशियल एक दूसरे से कनेक्टेड है।
अगर आप वाई को सही तरीके से लगाओगे तो पोटेंशियल निकलेगा। अगर आप वाई को सही से नहीं, अरे आईएएस की सभी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा पोस्ट मिलेगा, इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगा, वाई आपका क्लियर नहीं है, आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो। दुनिया में जो लोग भी डिफरेंट किए वो डिफरेंट वाई होना चाहिए। चाहे आप जो भी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, रियली आपके अंदर वो ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके वाई में। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आपकी पोटेंसी नहीं निकलेगी। करते रह जाइएगा पूरी जिंदगी और बोलते रह जाइएगा किस्मत साथ नहीं दिया है। और किस्मत किनका साथ देता है? जनरली होता क्या है, जब आप अगर आपका वाई क्लियर है और आप पोटेंशियल होकर काम कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, रिजल्ट भी खराब हो रहा है, तो भी आप नीरस नहीं होंगे। वाई क्लियर होने में यह फायदा होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक न एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हर सक्सेसफुल बंदे को यह पता है कि वो सक्सेस होगा। एक रिसर्च हुआ अमेरिका में, 500 अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल लोगों पे, उन 500 लोगों में एक व्यक्ति का नाम था एडिसन, एक का नाम था ब्रिजस्टोन, एक का नाम था हेनरी फोर्ड, एक का नाम था कार्नेगी। इन सब पे ये 500 अमेरिकन सक्सेसफुल लोगों पे रिसर्च हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे सक्सेस तब मिली जब असफलता बिल्कुल नजदीक थी, लेकिन उनको पता था कि मैं तो सफल ही हूंगा। तो एक्चुअली इन दोनों का कनेक्शन वाई पे है और आपके एटीट्यूड पे है। अगर आपकी नीयत सही नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि जब आप मानते हैं, मैं इसको और थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट करता हूं, जब आप मानते हैं ईश्वर है, जब आप मानते हैं कि भाई हम सब ईश्वर में विश्वास करते हैं, आप मानते हैं ईश्वर है, तो आप क्यों करना चाह रहे हैं उस काम को? तो आप सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं। पैसा कमाना करके कोई पर्पस नहीं होता। पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि आप घर बनाएंगे, घर बनाएंगे फैमिली को आप खुश करेंगे। आपका वाई जितना क्लैरिटी होगी, जितना बेस्ट होगा, जितना डिस्क्राइब करेंगे, हाउ उतना आपका क्लियर होगा। हाउ वाई जितना क्लियर होगा, हाउ आसान हो जाएगा। क्यों बनना चाह रहे हो उद्यमी? अगर ये आपका क्लियर हो जाए तो हाउ बहुत आसान हो जाता है। बड़े बड़े लोगों ने कहा है, अगर आपका वाई क्लियर है, आइंस्टीन ने कहा, आइंस्टीन का कहना है कि अब जैसे वो जिनका वाई क्लियर होता है वो इन्वायरमेंट पे बेस्ड नहीं होते। वो अब आप हमें ये बताइए, एक लड़का बोल रहा है कि ये स्कूल अच्छा नहीं है, इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, मम्मी पापा भी बोल रहे ये स्कूल अच्छा नहीं है, लेकिन वहीं पे दूसरा लड़का उसी स्कूल में टॉप कर रहा है, पढ़ रहा है। एक स्टूडेंट से हमने आज पूछा कि कैसे चल रही है, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? तो बोली बहुत अच्छी चल रही है, इकोनॉमी के टीचर बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो इकोनॉमी मेरा कमजोर है। अब मैंने कहा कि इकोनॉमी में तुम फेल हो जाओगी, तो क्या यही बोलोगी कि इकोनॉमी के टीचर नहीं थे इसलिए मैं फेल हो गई? समझ पा रहे? सिस्टम पे डिपेंड नहीं होना है। इकोनॉमी का टीचर रहे ना रहे, हिस्ट्री का रहे ना रहे, पॉलिटी का रहे ना रहे, पास किसको होना है? पास किसको होना है? यूट्यूब का कोई टीचर है, फेसबुक का, तो क्यों चलाते हो? आपको करना है तो करना है। वाई क्लियर होगा सब चीज। आइंस्टीन को टीचर नहीं मिला, एडिसन को टीचर नहीं मिला, क्या कह रहे कि जितने भी हेनरी फोर्ड को टीचर नहीं मिला, राइट बंधुओं को टीचर नहीं मिला, राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, अनपढ़ थे। तो अब आप हमें ये बताइए, आप सब बताइए कि किसी स्टूडेंट का ये कहना कि इकोनॉमी के टीचर उतने अच्छे नहीं है, या पॉलिटिकल साइंस के, या ज्योग्राफी के, या सोशियोलॉजी के, तो मैं इसलिए उतना अच्छा मेरा नहीं है, तो ये कब तक आप जस्टिफाई करेंगे? तभी मैं कह रहा हूं कि आप इतने स्ट्रांग बनेंगे ना, आपको इतना, आपकी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि सिस्टम आपको क्रिएट करना है, तभी वोकल फॉर लोकल होगा, लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल। देन क्योंकि आपको सिस्टम क्रिएट करना है, सिस्टम की यूनिट नहीं बनना है। और हम सब की आदत क्या है? एक पैटर्न में चलना। सरकारी नौकरी ले लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, क्यों? आराम है, एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न पे चलना आसान है। कुछ नया करने के लिए चैलेंज लेना पड़ता है, बार बार आपको बल्ब का आविष्कार करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और बार बार फेल होना पड़ता है, और जोश उतना हाई रखना पड़ता है। ये जो जोश है वो आपके इंटेंशन से आता है, एटीट्यूड से आता है, जो आपके काम को धीमा नहीं होने देता है।
तो आपका नियत अगर सही होगा ना, कि नियत चाहे जो भी हो, नियत हो सकता है कि आप अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं, सपोज आप अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, देश के लिए काम कर सकते हैं। नियत आपका कुछ भी हो सकता है। जितना बेहतरीन और रिफाइन आपका नियत होगा, ये मैं सूत्र दे रहा हूं, जितना बेहतरीन वैसा ही आपका वाई बनेगा और उतना ज्यादा पावर निकलेगा आपके अंदर से। और जितना हल्का वाई होगा उतना लो पावर निकलेगा, उतने कम बड़े पोस्ट पे जाएंगे। तो पावर अपना निकालना है तो अपना वाई क्लियर करो, नियत साफ करो कि मुझे ये करना है, और देखो हाउ का मतलब कैसे होना आसान हो जाता है। बोलते हैं वाई अगर क्लियर है तो हाउ और व्हाट आसान है, क्या करें और कैसे करें ये आसान है, वो दिमाग आपका खुद ही बता देता है। एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा कि हमारा दिमाग ऐसे बना हुआ है ना कि अगर आप दिमाग को बता देते हो कि जाना कहां है, तो माइंड आपका ढूंढने लगता है जाना कैसे है। माइंड में ये कैपेबिलिटी है, जैसा एडिसन ने कर लिया, आइंस्टीन ने कर लिया, किसने बताया? माइंड में वो सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, बस आप उसको खोल नहीं पा रहे हैं। जैसे आपको लैपटॉप दे दिया जाए और बोला जाए 1000 प्रोग्राम लैपटॉप में आपके इंस्टॉल है, लेकिन आप 10 ही को खोल पा रहे हैं। क्या 10? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फेसबुक, फ्रेंड, बस इंस्टाग्राम, ये 10-12 सॉफ्टवेयर ही खुल पा रहा है आपका। सलाम नमस्ते, सुबह खाना, शाम में खाना, दिन में खाना, यही सॉफ्टवेयर आपका खुला हुआ है। बाकी 1000 सॉफ्टवेयर जो आपको लैपटॉप में मिला हुआ है, उसमें 900, आप समझो कि 950 सॉफ्टवेयर आपका बंद है। और वहीं से निकलता है एडिसन की कहानी। वहीं से जो चाहो आप खोल सकते हो, आप खोलने की कोशिश करो, लेकिन खोलने से पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। एडिसन का वाई क्लियर था कि दुनिया को रोशनी देना है, लोग उन्हें पागल बोल रहे थे सब। अगर वाई आपका क्लियर है तो आपको हाउ यहीं से मिलेगा, व्हाट यहीं से मिल जाएगा। तो आप वाई क्लियर करो, उसके बाद आपके अंदर सुस्ती नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं, आपके अंदर जोश होगा, आपको नींद नहीं आएगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब क्या कहते हैं? क्या सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हो, जो जागते हुए देखते हो। आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, भूख नहीं लगेगी, आपको इतना प्रेम हो जाएगा ना, इश्क हो जाएगा उस काम से, और आपको भूख नहीं लगेगी। आप रात में अचानक उठ जाओगे 2 बजे 3 बजे कि करते हैं काम। उस प्रोसेस में आप इतना आगे निकल जाओगे कि आपको मतलब वो वाई अगर आपका क्लियर है ना, तो वो आपसे पोटेंशियल निकाल लेगा। अगर वाई आपका क्लियर नहीं है तो आप एकदम कोचिंग जाते रहो। कोई लोग 5-5 साल से जा रहे हैं, कुछ बिना कोचिंग के आईएएस टॉप कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वाई क्लियर है, बहुत आसान बना देता है। तो वाई को अगर क्लियर करो, आपको पोटेंशियल बनाएगा। जितना बड़ा वाई उतने पोटेंशियल बनोगे और उतना बड़ा एक्शन लोगे, और रिजल्ट आए या नहीं आए, एक्शन में कमी नहीं आएगी। वाई कमजोर है, पोटेंशियल कम रहोगे, एक बार ज्यादा रहोगे, एक्शन लोगे, रिजल्ट खराब आएगा, स्लो पर जाओगे, यू टर्न मार दोगे। यही था पूरी थ्योरी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। और मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही प्रोग्राम आप कीजिए, और जब भी मौका मिले हम हमेशा तैयार हैं आपके लिए। हमें कभी भी आप बुला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्रेरणादायक रहा सर। आपका वैसे न केवल हमारे ज्ञान को विस्तार दिया है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। और हम आशा की वर्ड पूर्ण विश्वास करते हैं कि जितने हम आपको आमंत्रित करेंगे, वैसे आप प्रतिभा के जरिए से जितने हमने आपको इनवाइट किया है, आप आए हैं, और आशा करते हैं आगे भी आपका मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाविद्यालय के